Hello everyone and welcome back to yet another video from my channel Interactive Education, running for the best education possible from the student to the student. मैं हूं जयदीप सिंह और मैं आ गया हूं वापस क्लास 10th के बायोलॉजी चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस का एक और लाइफ प्रोसेस लेकर, और वो है ट्रांसपोर्टेशन। और इस वीडियो में हम मेनली डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। सो फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में हमने रेस्पिरेशन को रैप अप कर दिया था, रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग्स को हमने डिस्कस कर लिया था, और अभी इस लेक्चर में हम ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। बेसिकली फ्रेंड्स, ट्रांसपोर्टेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी स्फीयर ऑफ लाइफ। आप कोई चीज बनाते हैं, कोई चीज प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन आप उसको मार्केट तक नहीं लेकर जाएंगे तो उसका क्या फायदा हुआ? वो बिकेगी नहीं। बिकेगी नहीं, इसका मतलब व्हाट इज हैपनिंग? देयर इज नो ट्रांसपोर्टेशन, सो नो यूज ऑफ दैट प्रोडक्शन। So transportation is essential to increase the utility of anything which you have produced, right? तो ट्रांसपोर्टेशन जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस है, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन का बेसिक डेफिनेशन अगर आप समझे तो बहुत ही बेसिक डेफिनेशन है, सिंपल डेफिनेशन है। इट इज द प्रोसेस बाय विच सब्सटेंसेस आर टेकन फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर। बस, कोई भी प्रोसेस जिसमें सब्सटेंसेस, प्रोड्यूस सब्सटेंसेस एक पार्ट ऑफ द बॉडी से दूसरे पार्ट ऑफ द बॉडी तक ले जाए जाते हैं, उस प्रोसेस को हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं, सॉरी ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। सिंपल सी बात है, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्ट, किसी भी चीज को ट्रांसपोर्ट करना, किसी भी चीज को मूव करना, वो हो गया ट्रांसपोर्टेशन, राइट। तो दिस इज ट्रांसपोर्टेशन का बेसिक डेफिनेशन। हम इस लाइफ प्रोसेसेस को दो लेक्चर्स में कवर करेंगे, एक होगा इन ह्यूमन बीइंग्स एंड एक होगा इन प्लांट्स। इस लेक्चर में हम ह्यूमन बीइंग्स की बात करेंगे, राइट। सो फ्रेंड्स, ह्यूमन बीइंग्स में ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म कुछ कनेक्टिव टिश्यू के यूज से होता है, ठीक है। किसके यूज से होता है? कनेक्टिव टिश्यू के यूज से आता है। और अगर आप गौर फरमाएं, अगर आप ध्यान से देखें तो विच फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू इज यूज्ड? ऑब्वियसली इट इज ब्लड। द मेन फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू यूज्ड इन ट्रांसपोर्टेशन इज ब्लड, एंड दिस ब्लड is the fluid connective tissue which transports food, gases, nitrogenous waste and many other substances via blood are transported, ठीक है। बहुत सारे ऐसे substances हैं, basically almost every substance, almost कह रहा हूं मैं, almost every substance in our body is transported via fluid connective tissue which is blood, right? ये फूड कैरी करता है, ये गैसेस ट्रांसपोर्ट करता है। फ्लूइड तो आपको पता है डाइजेस्टेड फूड इट ट्रांसपोर्ट्स आफ्टर एब्जॉर्प्शन। देन ये आपका नाइट्रोजनस वेस्ट कैरी करता है। जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट वेरियस मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में प्रोड्यूस होते हैं, उनको ये किडनी तक लेकर जाता है, जहां उनका फिल्ट्रेशन होता है, वहां से वेस्ट निकाले जाते हैं, जिसको हम डिटेल में एक्सक्रीशन में डिस्कस करेंगे। एंड ऑल्सो गैसेस, आपको पता है हीमोग्लोबिन बाइंड करके ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व्ड फॉर्म में ट्रांसपोर्ट किया जाता है या बाइकार्बोनेट्स के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। सो इन दैट रिस्पेक्ट ब्लड प्लेज अ वेरी वेरी क्रूशियल रोल, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ब्लड इस प्रोसेस, ट्रांसपोर्ट के प्रोसेस में। बेसिकली ब्लड को अगर हम ध्यान से देखें तो ब्लड के दो मेजर पार्ट्स होते हैं, ब्लड के दो मेजर पार्ट्स होते हैं। एक होता है प्लाज्मा which is nothing but the fluid part, जो फ्लूइड पार्ट है ब्लड का, जो उसका बेसिक फ्लूइड पोर्शन है, उसको प्लाज्मा कहते हैं। और इस प्लाज्मा में कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ब्लड सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम फॉर्म्ड एलिमेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फॉर्म्ड एलिमेंट्स कहते हैं। तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स आर सस्पेंडेड विद इन द प्लाज्मा, ठीक है, और ये आपके ब्लड सेल्स होते हैं। फॉर्म्ड एलिमेंट्स या ब्लड सेल्स तीन प्रकार के होते हैं, थ्री टाइप्स के होते हैं। आरबीसीज आपके रेड ब्लड सेल्स, WBCs आपके व्हाइट ब्लड सेल्स, और प्लेटलेट्स जो आपके कुछ स्पेशलाइज्ड क्लॉटिंग सेल्स होते हैं। आरबीसीज आपको पता है उनका मेजर फंक्शन है गैसियस ट्रांसपोर्ट, वो गैसेस को ट्रांसपोर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स, और कार्बन डाइऑक्साइड को भी कैरी करते हैं कभी कभी। WBCs व्हाइट ब्लड सेल्स का मेन फंक्शन होता है बॉडी की इम्यूनिटी, बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म को ये कंट्रोल करते हैं, ठीक है। दे फाइट ऑफ एनी इंफेक्शन विच में एंटर द बॉडी। और प्लेटलेट्स बेसिकली अगर कहीं पे भी अगर कोई ब्लड वेसल है, आपको पता है ब्लड फ्लोज इन ब्लड वेसल्स, राइट। अगर ब्लड वेसल्स रप्चर हो जाएं, अगर वो ब्रेक हो जाएं, वो टूट जाएं, या कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो जाए कि ब्लड वेसल्स रप्चर हो जाएं, तो ब्लड फ्लो करने लगता है, ब्लड फ्लो करने लगता है। तो दिस कैन लीड टू लॉस ऑफ ब्लड, दिस कैन लीड टू लॉस ऑफ ब्लड। तो उस टाइम पर ब्लड में ये जो प्लेटलेट्स होते हैं, दे विल गो एंड दे विल कवर दिस एरिया, they will cover this area and they will form a reddish brown structure,
रेडिश ब्राउन कलर का स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम क्लॉट कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लॉट कहते हैं। तो प्लेटलेट्स जाके वहां वो उस एरिया को कवर कर देंगे, रप्चर्ड एरिया को क्लॉट बना देंगे। ग्रेजुअली उस क्लॉट का डेवलपमेंट होता है, अल्टीमेटली वो स्किन वापस रिफॉर्म हो जाती है और ऐसे ब्लड लॉस इज रिड्यूस्ड। ब्लड लॉस इज रिड्यूस्ड। अगर ब्लड लॉस एक्सेस होता है ना फ्रेंड्स, तो इट कैन बी वेरी वेरी फेटल ऑल्सो। तो प्लेटलेट्स हेल्प इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड which prevents excessive loss of blood from the body in case of any injury or cut or rupturing of the blood vessel, and also it makes sure that the blood pressure is continuous. अगर ऐसा रप्चर हो जाए और ब्लड लॉस होने लगे तो ब्लड प्रेशर काफी रिड्यूस हो जाता है। अगर ब्लड प्रेशर रिड्यूस हो जाता है तो ब्लड ट्रांसपोर्ट में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो ऑब्वियसली क्लॉट फॉर्मेशन से एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड इज रिड्यूस्ड, ब्लड प्रेशर इज मेंटेन्ड एंड हेंस द सर्कुलेटरी सिस्टम इज मेंटेन्ड इन ऑर्डर। क्लियर? So I hope that's absolutely clear. वो है प्लेटलेट्स का फंक्शन। अब हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसको हम ब्लड वैस्कुलर सिस्टम भी कहते हैं, उसके 3 मेजर पार्ट्स हैं, हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स। ये 3 मेजर पार्ट्स हैं हमारे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के। हार्ट जो ब्लड पंप करता है टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, फिर ब्लड ऑब्वियसली जो द फ्लूइड विच इज बीइंग ट्रांसपोर्टेड, एंड देन ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स आपको पता है जो स्मॉल स्मॉल ट्यूब्स होते हैं जिनमें ब्लड फ्लो करता है। अब हम इनको एक एक करके डिटेल में देखेंगे। ब्लड को तो हमने देख लिया है, अभी हम हार्ट को देखेंगे। तो बेसिकली हार्ट, माय डियर फ्रेंड्स, इज द मेन पंपिंग पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी, ऑफ द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, मेन पंपिंग ऑर्गन। ठीक है, बेसिकली हार्ट को हार्ट के 4 चेंबर्स होते हैं। ह्यूमन बींग्स में 4 चेंबर्स होते हैं। जो ऊपर के 2 चेंबर्स होते हैं, ये जो ऊपर के 2 चेंबर्स होते हैं, इनको कहते हैं एट्रियम। क्या कहते हैं? एट्रिया। एट्रिया प्लूरल में होता है एट्रिया, सिंगुलर होता है एट्रियम। तो ऊपर के जो 2 चेंबर होते हैं उनको बोलते हैं एट्रिया। नीचे के जो दो चेंबर्स होते हैं उनको कहते हैं वेंट्रिकल्स। क्या कहते हैं? वेंट्रिकल्स। अब फ्रेंड्स, द लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ द हार्ट आर वेल सेपरेटेड। ये बहुत अच्छी तरह से सेपरेटेड होते हैं, डिवाइडेड होते हैं बाय अ थिक वॉल विच पासेस थ्रू देम। ये थिक वॉल which passes through them, it divides the left and right side of the heart। और इस वॉल को, इस थिक वॉल को हम कहते हैं सेप्टम। ठीक है, ये सेप्टम डिवाइड करता है द लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ द हार्ट को। और इसको डिवाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए फ्रेंड्स, बिकॉज दिस कीप्स द ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सेपरेट। जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये उन दोनों को सेपरेट रखता है, क्योंकि हमारे यहां सेपरेशन ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स हैं। क्या ऑर्गेनिजम्स हैं? वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स हैं, और हमें अपना बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करना पड़ता है। मतलब अगर मैं कोल्ड कंट्री में जाता हूं, बहुत सर्दी है बाहर, तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरी बॉडी भी कोल्ड हो जाएगी। माई बॉडी टेम्परेचर विल नॉट फॉल डाउन, आई विल रेगुलेट दैट बॉडी टेम्परेचर बिकॉज आई एम अ वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिज्म। तो हमें ब्लड सर्कुलेशन के द्वारा ये ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेपरेट रखना पड़ता है, ताकि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी कैन बी प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द सर्कुलेशन प्रोसेस, and also that energy can be utilized for maintaining the body temperature. So we need energy to regulate body temperature. That is why it is very important that this oxygenated and deoxygenated blood is kept separate. हमेशा इनको अलग रखना पड़ता है ताकि इतना एनर्जी प्रोड्यूस हो सके कि हम अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर सके। आई होप ये आपको क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, तो ये बात हो गई बेसिकली एनाटॉमिकली, मैंने आपको एक्सप्लेन किया इसके बारे में। याद रखिए, लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट, द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट विल कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, राइट साइड ऑफ द हार्ट विल कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और जब भी आप ड्रॉ करते हैं डायग्राम, तो उल्टा होता है। मतलब आपका राइट विल बी द लेफ्ट पार्ट ऑफ द हार्ट एंड योर लेफ्ट विल बी द राइट पार्ट ऑफ द हार्ट। बिकॉज आप सोचिए, आप फ्रंट व्यू से ड्रॉ कर रहे हैं, लेकिन अगर आप अपने आप को सोचे कि आपका हार्ट लेफ्ट पे है, तो कौन सा साइड लेफ्ट होगा, कौन सा साइड राइट होगा? ऑब्वियसली वो आपका ऑपोजिट होगा। ठीक है, तो हमेशा ये याद रखिए, डायग्राम इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, तो ये याद रखिए, व्हेन यू ड्रॉ, योर राइट विल बी द लेफ्ट ऑफ द हार्ट एंड योर लेफ्ट विल बी द राइट ऑफ द हार्ट। ठीक है, तो अभी हम फटाफट इसका मैकेनिज्म भी समझ लेते हैं। बेसिकली जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो बेसिकली वेरियस बॉडी टिश्यूज से,
वेरियस बॉडी टिश्यूज से लाया जाता है. फ्रॉम वेरियस बॉडी टिश्यूज इट इज ब्रॉट एंड देन इट इज एम्प्टीड इनटू द फर्स्ट चेंबर विच इज द राइट एट्रियम. राइट एट्रियम में उसे क्या किया जाता है? एम्प्टी किया जाता है द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है. सो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज ट्रांसपोर्टेड टू द राइट एट्रियम. राइट एट्रियम में इसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है. ठीक है, जब ये फिलअप हो जाता है, जब ये फिलअप हो जाता है तो ये राइट वेंट्रिकल ओपन हो जाता है, राइट वेंट्रिकल स्वेल अप हो जाता है, राइट वेंट्रिकल थोड़ा एक्सपैंड हो जाता है. राइट वेंट्रिकल जब एक्सपैंड होता है तो जितना भी ब्लड यहां राइट एट्रियम में था वो अब राइट वेंट्रिकल में जाने लगता है, जब ये राइट वेंट्रिकल एक्सपैंड हो जाता है. ठीक है, तो जब ये राइट वेंट्रिकल एक्सपैंड हो जाता है, जितना भी ब्लड इस राइट एट्रियम में था वो अब राइट वेंट्रिकल में जाने लगता है. ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स जब ये राइट वेंट्रिकल भर जाता है तो राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है. राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है ताकि वो इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को इस पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा पंप कर सके टू द लंग्स. टू द लंग्स कॉन्ट्रैक्ट करके राइट वेंट्रिकल विल पंप द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन, जैसे हमने रेस्पिरेशन में देखा है. रेस्पिरेशन प्रोसेस में आपने देखा है कैसे फिर ऑक्सीजन विल एंटर द ब्लड विल गेट ऑक्सीजनेटेड. फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो अब लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट में आएगा थ्रू द पल्मोनरी वेन. पल्मोनरी वेन के द्वारा वो लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट में एंटर करेगा. लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट में वो एंटर करेगा. इट विल एम्प्टी इटसेल्फ इनटू द लेफ्ट एट्रियम. ठीक है, उसके बाद जब ये लेफ्ट एट्रियम भर जाता है तो लेफ्ट एट्रियम विल कॉन्ट्रैक्ट, लेफ्ट वेंट्रिकल विल एक्सपैंड एंड अल्टीमेटली द ऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है दैट विल एंटर इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल. फिर ये लेफ्ट वेंट्रिकल को भर देता है. फिर जब लेफ्ट वेंट्रिकल भर जाता है फिर अगेन द लेफ्ट वेंट्रिकल विल पंप द ऑक्सीजनेटेड ब्लड बाय कॉन्ट्रैक्टिंग. By contracting, it will pump the oxygenated blood through the aorta, which is the largest artery in the body. Through the aorta, it will pump the blood to various tissues of the body. यानी कौन सा ब्लड होगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप किया जाएगा. क्लियर? तो ये है मैकेनिज्म ऑफ द वर्किंग ऑफ द हार्ट. क्लियर? बेसिक मैकेनिज्म है, ऐसे ही होता है. क्लियर? अभी एक और बात है कि why are the walls of the ventricles thicker than the walls of the arteries? फ्रेंड्स सिंपल सी बात है, वेंट्रिकल्स को ब्लड पंप करना है, वेंट्रिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट करके ब्लड को एक्चुअली पंप करना है. क्योंकि ब्लड को वेंट्रिकल्स को एक्चुअली पंप करना है इसीलिए उनके जो वॉल्स होती हैं वो ज्यादा थिक होती हैं. अब यहां देख भी सकते हैं उनके जो वॉल्स हैं दे आर थिकर देन द वॉल्स ऑफ द आर्टरीज ऑफ द एट्रिया बिकॉज दे हैव टू एक्चुअली पंप द ब्लड इनटू द पल्मोनरी आर्टरी एंड द एओर्टा रिस्पेक्टिवली. क्लियर? सो ये हो गया मैकेनिज्म ऑफ फंक्शनिंग ऑफ द हार्ट. आई होप इट इज एब्सोल्युटली क्लियर टू यू फ्रेंड्स. आई होप आपको कोई भी इसमें डाउट नहीं बचा हुआ. ठीक है, तो ये हो गया फंक्शनिंग ऑफ द हार्ट की बात. हार्ट का फंक्शनिंग हमने देख लिया जी. अब हम चलते हैं एक कॉन्सेप्ट की ओर, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की ओर, जो है सिंगल एंड डबल सर्कुलेशन का कॉन्सेप्ट. बेसिकली अगर हम फिशेस की बात करें तो फिशेस में एक 2 चेंबर्ड हार्ट होता है. हमने यहां देखा, हमने अपने आप को देखा ना फ्रेंड्स, अभी हमने देखा कितने चेंबर्स हैं, 1 2 3 4, 4 चेंबर्स हैं. वी हैव अ 4 चेंबर्ड हार्ट बट फिशेस हैव अ 2 चेंबर्ड हार्ट. और उस 2 चेंबर्ड हार्ट में एक एट्रियम होता है और एक वेंट्रिकल होता है. हमारे यहां 2 एट्रियम होते हैं और 2 वेंट्रिकल होते हैं ना, लेकिन इनके पास एक एट्रियम होता है और एक वेंट्रिकल होता है. एंड देन दिस ब्लड इज पंप्ड बाय द वेंट्रिकल. ब्लड जो है वेंट्रिकल पंप करता है. कौन सा ब्लड पंप करता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप करता है. ठीक है, ब्लड इज पंप्ड बाय द वेंट्रिकल टू द गिल्स. गिल्स तक उसे पंप किया जाता है वेयर इट इज ऑक्सीजनेटेड एंड देन सप्लाइड डायरेक्टली टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी. वो वापस हार्ट के पास नहीं आता. इट इज सप्लाइड डायरेक्टली टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी. मींस in one cycle, in one circulatory cycle, the blood passes through the heart only once. In one circulatory cycle, the blood passes through the heart only once. Such a form of blood circulation in which the blood passes through the heart only once in one circulatory cycle is known as single circulation.
इज नोन एज सिंगल सर्कुलेशन। सिंपल सा कॉन्सेप्ट, सिंगल सर्कुलेशन, एक बार हार्ट से गुजरता है। ठीक है, ये हो गई फिशेस की बात, जहां पे 2 चेंबर्ड हार्ट है। लेकिन फ्रेंड्स, जहां 4 चेंबर्ड हार्ट होता है, इन ऑर्गेनिजम्स विद 4 चेंबर्ड हार्ट सच एज बर्ड्स एंड मैमल्स एंड क्रोकोडाइल्स ऑल्सो। और क्रोकोडाइल्स फ्रेंड्स एक एक्सेप्शन होते हैं, क्रोकोडाइल्स रेप्टाइल्स होते हैं। रेप्टाइल्स जनरली 3 चेंबर्ड हार्ट होता है उनका, लेकिन क्रोकोडाइल्स एक एक्सेप्शन है, वो रेप्टाइल्स हैं लेकिन उनके पास 4 चेंबर्ड हार्ट होता है। क्लियर? फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इट्स अ गुड नॉलेज। So in organisms with 4 chambered hearts such as birds and mammals, blood is brought to the heart and is pumped to the lungs for oxygenation. ये हमने देखा, ब्लड को हार्ट पे लाया जाता है थ्रू द वेना कावा, वेना कावा से उसको वेंट्रिकल तक पहुंचाया जाता है, राइट वेंट्रिकल से, राइट वेंट्रिकल पंप्स इट टू द लंग्स वाया द पल्मोनरी आर्टरी। सो वो उसको पंप कर देता है फॉर ऑक्सीजनेशन, लंग्स में उसका ऑक्सीजनेशन होगा। Then from the lungs it is brought back to the heart by the pulmonary vein into the left atrium. हमने देख लिया है। So it is brought back to the heart. It is brought back to the heart. यहां भी आप देख सकते हैं, to pump to various tissues of the body. तो यहां पे क्या हो रहा है फ्रेंड्स, इन वन सर्कुलेटरी साइकिल, एक सर्कुलेटरी साइकिल में the heart, the blood is passing through the heart twice. The blood is passing through the heart twice in one circulatory cycle. एक circulatory cycle में blood is passing through the heart twice. This form of circulation where the blood passes through the heart twice in one circulatory cycle is known as double circulation. Double, twice, double circulation. Clear? I hope आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, बेसिकली फ्रेंड्स ये आपका डायग्राम है जो आपको एनसीईआरटी में भी दिया गया है। यहां आप देख सकते हैं, this is the circulation with the lungs and this is the circulation with the tissues of the body. ठीक है फ्रेंड्स, जो सर्कुलेशन हार्ट और लंग्स के बीच में होता है, जो सर्कुलेशन हार्ट और लंग्स के बीच में होता है, इस सर्कुलेशन को हम कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। क्या कहते हैं? पल्मोनरी सर्कुलेशन। ये होता है द ब्लड सर्कुलेशन बिटवीन हार्ट एंड लंग्स। और जो सर्कुलेशन हार्ट और टिश्यूज के बीच में होता है, हार्ट और टिश्यूज या सेल्स के बीच में होता है, उसको हम कहते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। क्या कहते हैं? सिस्टमिक सर्कुलेशन। Clear? So there are 2 types of circulation in double circulation: pulmonary between the heart and lungs and systemic between the heart and the tissues of the body. Clear? So I hope this is absolutely clear to you friends. I hope आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं रह गया। ठीक है, तो ये हो गई बात हमारे हार्ट की और हार्ट सर्कुलेशन की, काफी डिटेल में हमने बात की। अब हम चलते हैं फ्रेंड्स ब्लड वेसल्स की ओर, जो कि एक और बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है हमारे, they are again a very important part of our blood circulatory system। जिसमें मैंने आपको कहा था कौन से पार्ट्स होते हैं, हार्ट होता है, ब्लड होता है और ब्लड वेसल्स होते हैं। तो अभी हमें ब्लड वेसल्स की बात करनी है। तो ब्लड वेसल्स में जैसे मैंने आपको पहले बताया था, दे आर द ट्यूब्स through which blood flows in the circulatory system. So they are the tubes. वो ट्यूब्स हैं जिनके थ्रू ब्लड फ्लो करता है in the circulatory system. ठीक है, तो अब 3 तरह के ब्लड वेसल्स होते हैं हमारी बॉडी में। एक होता है आर्टरीज which take blood from the heart. हार्ट से ब्लड वो लेकर जाते हैं। ठीक है, एंड इनमें जो वाल्व्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। वो वाल्व्स क्या होते हैं? दे आर बेसिकली सम फ्लैप्स which prevent the backflow of blood. बेसिकली अगर आप कोई भी आर्टरी लेते हैं या कोई भी ब्लड वेसल जिसमें वाल्व लेते हैं, तो बेसिकली क्या होता है, ऐसा एक ओपनिंग सा होता है। तो अगर ब्लड यहां गया तो ये बंद हो जाता है। सो इट प्रिवेंट्स द ब्लड फ्रॉम गोइंग बैक, इट विल गो इन दैट डायरेक्शन ओनली। ठीक है, तो उसको हम वाल्व बोलते हैं, वो जो ओपनिंग होता है विच प्रिवेंट्स द बैकफ्लो ऑफ ब्लड, सो उसे वाल्व कहते हैं। नाउ आर्टरीज दे टेक ब्लड फ्रॉम द हार्ट, इनमें वाल्व्स एब्सेंट होते हैं एंड दे हैव थिक वॉल्स। दे हैव थिक वॉल्स। व्हाई डू दे हैव थिक वॉल्स? क्योंकि फ्रेंड्स इन्हीं में से तो ब्लड हार्ट ने पंप करना है। ब्लड हैज टू पंप, हार्ट हैज टू पंप ब्लड, हार्ट हैज टू पंप ब्लड थ्रू द आर्टरीज। दैट इज व्हाई दे हैव टू हैव वेरी थिक वॉल्स। ठीक है, तो इनमें वाल्व्स एब्सेंट होते हैं, ये ब्लड हार्ट से लेकर जाते हैं और इनके थिक वॉल्स होते हैं। जनरली ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं। एक्सेप्शन इसका होता है द पल्मोनरी आर्टरी विच कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स। जनरली ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं। फिर आते हैं वेन्स। वेन्स कैरी ब्लड टू द हार्ट। वेन्स ब्लड हार्ट की ओर लेकर जाते हैं। ठीक है, इनमें वाल्व्स प्रेजेंट होते हैं क्योंकि
जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वापस टिश्यूज में अगर गया तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. दैट इज व्हाई वाल्व्स आर प्रेजेंट टू प्रिवेंट द बैकफ्लो ऑफ ब्लड. और इनके जो वॉल्स होती हैं वो थिन होती हैं. सो दे हैव थिन वॉल्स. व्हाई डू दे हैव थिन वॉल्स? बिकॉज ऑब्वियसली इनको ब्लड पंप नहीं करना है, इनको सिंपली हार्ट में वापस ड्रेन करना है. ठीक. लार्जेस्ट वेन इज वेना कावा विच फिल्स द राइट एट्रियम. राइट एट्रियम को फिल अप करता है. उसके बाद लास्टली आता है फ्रेंड्स कैपिलरीज. कैपिलरीज आर द thinnest blood vessels which are formed by the constant division of the arteries. Arteries constantly अगर टिश्यू लेवल पर डिवाइड करती हैं तो वो थिन कैपिलरीज बनाती हैं which have single cell thickness. इनका सिंगल सेल थिकनेस होता है. क्योंकि ये इतने थिन होते हैं, एक ही सेल का थिकनेस होता है इनका, ये इतने थिन होते हैं कि ये बेसिकली एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस फैसिलिटेट करते हैं. बेसिकली आर्टरीज बार बार डिवाइड करके कैपिलरीज बनाती है सिंगल सेल थिकनेस की. सो दे फैसिलिटेट द एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस बिटवीन सेल्स एंड ब्लड. ऑब्वियसली मैंने आपको बहुत बार बताया एल्वियोलाई में कैपिलरीज होती हैं. बाद में आप देखेंगे एक्सक्रीशन के टाइम में नेफ्रॉन जो कि किडनी का फंक्शनल यूनिट है, वहां पर भी कैपिलरीज ही होती हैं. तो एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस इस सिंगल सेल थिकनेस से बहुत इजीली हो जाता है. इसीलिए ये कैपिलरीज फैसिलिटेट कर सकती हैं एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस बिटवीन सेल्स एंड ब्लड. और आप यहां देख सकते हैं ये कैपिलरीज ही हैं. कितनी थिन है आप देख सकते हैं, सिंगल सेल थिकनेस. क्लियर? तो ये हो गई ब्लड वेसल्स की बात. तो अभी तक हमने ब्लड की बहुत डिटेल में डिस्कशन कर लिया, ब्लड का सिस्टम, ब्लड वैस्कुलर सिस्टम डिस्कस कर लिया, काफी डिटेल तक हो चुका है. लेकिन फ्रेंड्स अभी एक और सर्कुलेटरी फ्लूइड होता है जिसका थोड़ा मिनिमल रोल है, लेकिन उसका भी डिस्कशन करना इंपॉर्टेंट है, और वो होता है लिम्फ. लिम्फ इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट बॉडी फ्लूइड. एक मिनट हम इसको जरा देखते हैं, राइट, ताकि ये ब्लॉक ना हो जाए. ऑलराइट, सो नाउ वी हैव द नेक्स्ट सर्कुलेटरी फ्लूइड व्हिच इज लिम्फ. लिम्फ बेसिकली एक ब्लड का ही पार्ट होता है, लेकिन वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है ब्लड से. कभी कभी जब ब्लड कैपिलरीज में फ्लो करता है ना, sometimes when it flows in capillaries, some amount of plasma fluid part of blood, small proteins, ये याद रखिए, small proteins only friends, ठीक है, small proteins and WBCs, white blood cells, leak out of capillaries and occupy the intercellular spaces in tissues. कभी कभी जो ब्लड होता है जब वो कैपिलरीज में फ्लो कर रहा है तो उसमें से थोड़ा सा प्लाज्मा, कुछ छोटे छोटे प्रोटीन्स और कुछ व्हाइट ब्लड सेल्स वो लीक आउट कर जाते हैं, और वो टिश्यूज में जो सेल्स के बीच में स्पेसेस होते हैं वो जाकर ऑक्यूपाई कर लेते हैं. ठीक है, तो वो एक फ्लूइड फॉर्म करते हैं, और उस फ्लूइड को कहते हैं लिम्फ और टिश्यू फ्लूइड. टिश्यू फ्लूइड क्यों कहते हैं? बिकॉज इट ऑक्यूपाइज द स्पेसेस विद इन द टिश्यू. बेसिकली लिम्फ कलरलेस होता है, इसका कोई कलर नहीं होता. रेड कलर ब्लड होता है ना, लेकिन लिम्फ का कोई कलर नहीं होता, क्योंकि इनमें आरबीसीज नहीं होते. आरबीसीज ही रेड कलर देते हैं, क्योंकि उनमें हीमोग्लोबिन होता है जो रेड कलर होता है, लेकिन लिम्फ में आरबीसीज नहीं होती, सो हीमोग्लोबिन नहीं होता, इसलिए वो कलरलेस होते हैं. और उनमें प्रोटीन्स ब्लड के मुकाबले कम होते हैं. एक्चुअली उनके पास कुछ छोटे छोटे प्रोटीन्स होते हैं, जो लार्जर प्रोटीन्स होते हैं वो ब्लड में ही रहते हैं. ठीक है, ये लिम्फेटिक सिस्टम ऑफ द बॉडी में फ्लो करता है. जैसे ब्लड वैस्कुलर सिस्टम है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है फॉर ब्लड, लिम्फ फ्लोज इन द लिम्फेटिक सिस्टम ऑफ द बॉडी. इट कैरीज डाइजेस्टेड एंड एब्सॉर्ब्ड फैट फ्रॉम द इंटेस्टाइन. आपको पता है ये प्रोटीन्स वगैरह किस में एब्सॉर्ब होते हैं? ब्लड में एब्सॉर्ब हो जाते हैं ना, लेकिन जो डाइजेस्टेड फैट्स होते हैं ना फ्रेंड्स, वो ब्लड में सॉल्यूबल नहीं होते. इसीलिए जो लिम्फ होता है वो उसमें लिम्फ में एब्सॉर्ब किए जाते हैं. फैट को ब्लड में एब्सॉर्ब नहीं करते, फैट को हम लिम्फ में एब्सॉर्ब करते हैं. बाद में जो भी यहां सब्सटेंसेस होते हैं, लिम्फ अल्टीमेटली ड्रेन्स बैक इनटू द ब्लड ओनली. दैट इज व्हाई वो फैट भी अल्टीमेटली ब्लड में चला जाता है. लेकिन डायरेक्टली इंटेस्टाइन में ब्लड डज नॉट एब्सॉर्ब फैट, इट इज लिम्फ व्हिच एब्सॉर्ब्स फैट्स. क्लियर? सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा. ठीक है, लिम्फ का एक और बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, ये बेसिकली आपका डिफेंस मैकेनिज्म कंट्रोल करता है. डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी, बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म को ये लिम्फ बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से कंट्रोल करता है, क्योंकि इसमें WBCs होते हैं. क्योंकि इसमें WBCs होते हैं, इट प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी. बॉडी को इंफेक्शन से, डिजीज से बचाए रखने के लिए ये बहुत क्रूशियल रोल प्ले करते हैं. क्लियर? सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स, और ये था हमारा सारा सर्कुलेटरी फ्लूइड और सर्कुलेशन सिस्टम, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स. विद दिस वी आर कंप्लीट
with the lecture on transportation and human beings. Thank you very much for joining me. I hope you understood everything. If there's any kind of doubt, you can post it in the comment section below. Like, share and subscribe to my channel. अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्टेशन का नेक्स्ट पार्ट जो होगा ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स. सो थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी. Goodbye. To go to the next lecture, just click here. Stay healthy, stay smart, and do keep studying. Bye bye.